नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त विश्व मौर्य परिषद। आइए कुछ चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में बताता हूँ। ये 19वां भाग है। एक रात जब गुरुकुल के सभी छात्र गहरी निद्रा में सो रहे थे, तो आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया के सामने चिंतन की मुद्रा में टहल रहे थे। उन्हें बार बार चंद्रगुप्त मौर्य का स्मरण हो आता। 1 वर्ष से ऊपर हो गए, पर अभी तक वह वापस नहीं आया। चंद्रमा का धुंधला प्रकाश झाड़ी झुरमुटों को अलग अलग आकार दे रहा था। तभी एक शमश्रुकेशित गद्दा पुरुष झुरमुट से निकलकर उनके सामने प्रकट हो गया। सहसा अपरिचित सा लगा। वे कुछ सावधान होने लगे। तभी वह उनके चरणों में झुक गया। पहचानते देर ना लगी, उसके सर पर हाथ फेरने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। कहाँ से आ रहे हो और वह सिकंदर कहाँ तक आ गया है? चंद्रगुप्त मौर्य वहीं चटाई पर बैठ गया और बताने लगा। गुरुदेव, सिकंदर की सेना जैसे सुंदर, सुदृढ़ और सधे हुए अश्व तो यहाँ ढूंढने पर भी ना मिलेंगे। दुर्गम पहाड़ियों पर इतनी द्रुत गति से चलते हैं जैसे ये इसीलिए बने हैं। उसके सैनिक अनुशासित, रणकुशल और व्यूह बनाने में इतने चतुर हैं कि शत्रु भांप ही नहीं पाता कहां से कैसे आक्रमण हो गया। पीछे हटना तो वे जानते ही नहीं। मरना या मारना उनका एक ही ध्येय होता है। इधर भारतीय पहाड़ी राजा बिखरे और दूर दूर गांवों में 2-2, 4-4 गांव के राजा बने बैठे हैं। न प्रशिक्षित संगठित सेना, न शास्त्रार्थ या शस्त्र शास्त्र। कुछ तो दैनिक भाड़े पर हथियार चलाते हैं। व्यूह और रण कौशल से उनका दूर का भी संबंध नहीं है। सिकंदर की सेना उफनती नदी की धारा की तरह काटती चली आ रही है। वह तूफान की तरह बढ़ रहा है। कुछ तो भय से ही अपना नगर छोड़कर प्राण बचाने के लिए पहाड़ियों में जा छुपते हैं। उसकी सेना 2 भागों में बंटकर 2 मार्गों से आक्रमण करती समूचा भारतीय क्षेत्र ही साफ करती आ रही है। इधर पड़ोसी राजाओं की ईर्ष्या से जला तक्षशिला नरेश आम्भे निकाय में हाथियों और बहुमूल्य उपहारों सहित मिलकर पर्वतेश्वर पोरस तथा अन्य पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण का निमंत्रण दे दिया। मार्ग प्रशस्त देखकर सिकंदर का उत्साह द्विगुणित हो गया। सेना का मनोबल बढ़ गया। वह और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। स्वात की घाटी में वीर कोटि और उद्देग्राम पर अधिकार कर सिंधु के पश्चिमी क्षेत्रों के लिए निकोनार को छत्रप नियुक्त कर आगे बढ़ने ही वाला था कि पुष्कलावती नरेश ने अधीन होने की सूचना भेज दी। आर्नो ही एक ऐसा गढ़ था जिस पर अधिकार करने के लिए सिकंदर को लोहे के चने चबाने पड़े। यह लगभग 500 हाथ की ऊंचाई पर स्थित है। इसका घेरा भी 3 योजन है। दक्षिण की ओर अगाध सिंधु प्रचंड वेग से बहती है। वहां तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, वह भी अत्यंत दुर्गम। और वहां भी पड़ोस के कुछ देशद्रोही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर उसकी सहायता किए। सिकंदर का सेनापति उन्हीं की सहायता से एक चट्टान पर पहुंचा। किलेबंदी और सिकंदर को सूचना देने के लिए ऊंचा प्रकाश स्तंभ निर्मित किया।
सिकंदर भी अपनी सेना के साथ पहुंचकर ऐसी रणनीति से आक्रमण किया कि आर्नों के सारे सैनिक मारे गए। वहां अधिकार कर किला बनवाया। वो हिंद का पुल पार कर जब सिकंदर विश्राम कर रहा था, तभी देश की कायरता का प्रतीक तक्षशिला नरेश आम्भी ने 200 रजत मुद्राएं, 3000 पुष्ट वृषभ, 1000 मेष, 30 हाथियां और 700 अश्वरोही भेंट कर उसका स्वागत किया और तक्षशिला में आने का निमंत्रण भी दे डाला। गुरुदेव, अब सिकंदर का तक्षशिला से होकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। पर्वतेश्वर पोरस से युद्ध निश्चित समझकर मैं अब यहाँ अपना कर्तव्य निश्चित करने के लिए उपस्थित हूँ, कहकर चंद्रगुप्त मौर्य वहीं चटाई पर विश्राम की मुद्रा में लेट गया। वत्स, समस्या गंभीर है, पर इसी आपाधापी में हमें अपना मार्ग बनाने में भी सुविधा होगी। इस समय विश्राम करो, कहकर चाणक्य विश्वगुप्त स्वयं पुनः बिस्तर पर लेट गए। एक दिन प्रातः जब गुरुदेव संध्या वंदन से निवृत्त हो नेत्र खोले तो सामने मालव राजकुमार सिंहहरण हाथ जोड़े खड़ा था। कहो वत्स, सिंहहरण, सिकंदर कहाँ तक पहुंचा? किस मार्ग से आ रहा है? चाणक्य ने गंभीरता से पूछा। सिंहहरण आंखें फैलाकर कहने लगा, गुरुदेव, सिकंदर अब तक समूचे पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित कर अपने अधीन कर चुका है। प्रमुख केंद्रों पर किलेबंदी कर क्षत्रपों को नियुक्त कर पूरब की ओर अग्रसर होने को है। तक्षशिला के राजकुमार आम्भी ने अपने राज्य क्षेत्र से होकर पर्वतेश्वर पोरस पर आक्रमण ही नहीं, सहयोग देने का भी वचन दे दिया है। सुनकर आचार्य चाणक्य विश्वगुप्त का मुंह आश्चर्य से खुल गया। ऐसा विद्वेष, देश के साथ ऐसी कृतघ्नता। गुरुदेव, इतना ही नहीं, उसने सिकंदर से तक्षशिला का आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन भी किया है। सिकंदर यहाँ ठहरकर जश्न मनाएगा। उसके मनोरंजन के लिए अभी से राज्य भर से नर्तकियों और रूप जीवाओं को बुलाकर तक्षशिला में एकत्रित किया जा रहा है, ताकि सिकंदर के सैनिक तक्षशिला में भरपूर मनोरंजन और विश्राम कर नई स्फूर्ति के साथ पर्वतेश्वर पर आक्रमण कर परास्त कर सके। यह सुनकर आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य चाणक्य का दीर्घ निश्वास निकल गया। है देव, इस भारत भूमि का क्या होगा? ऐसा देशद्रोही इस देश में पहले कभी पैदा नहीं हुआ। अब यह नीच समूचे भारत पर सिकंदर की विजय का मार्ग प्रशस्त कर देगा। अच्छा मालव राजकुमार, तुम उसकी गतिविधियों पर सूक्ष्म दृष्टि रखो। तक्षशिला से आगे बढ़ने पर उसे कूटनीति से उलझाने का प्रयास करना होगा। तुम जाकर विश्राम करो, चंद्रगुप्त मौर्य को आने दो, कहकर चाणक्य सोचते हुए टहलने लगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, विश्व मौर्य परिषद के साथ बने रहिए। ऐसे और जानकारी के लिए 20वें भाग में और भी प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, मौर्य वंश सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वंश मौर्य वंश है, इसे कभी ना भूलें। ये तमाम प्रकार की तुच्छ लोगों की बातें में ना आए जो शूद्र कहते हैं। किसी के शूद्र कहने से शूद्र नहीं हो जाता। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छे से रहिए। और हाँ, मौर्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है मित्रों, अब दीजिए हमें अनुमति। तब तक के लिए जय मौर्य वंश, जय अखंड भारतवर्ष, जय श्री चंद्रगुप्त मौर्य वंश। जय हिंद, वंदे मातरम।